हम जारी रखेंगे, आगे बढ़ते हैं चर्चा में। और हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हरगोविंद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि भाई पीएम मोदी दक्षिण पर जो जोर दे रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। और जैसा कि मिथुन विजय कुमार कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कह ले, चाहे आप कितना भी ये बात कह लीजिए कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। 2019 से लेकर के और 2024 तक बहुत पानी बह चुका है, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो इसीलिए अब अगर कोई इस गलतफहमी में है, कोई इस गफलत में है कि बीजेपी साउथ में अभी भी कमजोर है, तो ये उसकी भूल हो सकती है। आप मानते हैं क्या ऐसा? वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी वो ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं कि जिनका सानी शायद भारतवर्ष में किसी और राजनीतिक दल में है ही नहीं। दूसरा, अभी हमारे साथी मिथुन भाई ने कहा कि दक्षिण में जो विस्तार, देखिए दक्षिण में दोनों बातें लेनी होंगी। पहले देश का प्रधानमंत्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अटक तक पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है। और कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं चाहेगा कि उसका पूरा का पूरा विस्तार हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और भाजपा को तो ये सब करते हुए जनसंघ के जमाने से लगभग 70 वर्ष हो गए। लेकिन क्या संगठन इतना मजबूत हुआ? और यदि संगठन मजबूत हुआ तो जो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, क्या वो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं? अभी कुछ वर्ष या कुछ महीने पहले तक जो डीएनए की बात होती थी कि उसमें कांग्रेस का डीएनए है, उसमें फलाने का डीएनए है। अब जो प्रत्याशी हैं वहां पर, क्या उनमें डीएनए भाजपा या संघ का डीएनए है? क्या ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है? यदि इतना करिश्मा चल रहा होता और इतना संगठन का विस्तार हुआ होता, तो जो मूल कार्यकर्ता जो 50 वर्षों से वहां संघर्ष कर रहा है, जिसने लाठियां खाई, जिसने जेल यात्रा की, जिसने अनेकों कुर्बानियां दी, केरल में तो कई संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या तक हुई, जो हमने आपके चैनलों के माध्यम से आए दिन हमने उसको देखा। लेकिन अब क्या करुणाकरण जी की, क्या उनका डीएनए भाजपा का है? क्या उनका डीएनए संघ का है? अब तेलंगाना में बीआरएस छोड़कर जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसको भाजपा का कांग्रेसीकरण कहेंगे? शराब वही है, बोतल बदल दी गई, और क्या इसको वहां का सामान्य मतदाता हजम कर पाएगा? ये बताएंगे चुनाव के परिणाम। लेकिन केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने से और रोड शो होने से यदि वो वोटों में परिवर्तित होता तो कर्नाटका में आज भाजपा की सरकार होती ना। क्योंकि बेंगलोर का रोड शो तो सबको याद होगा। नहीं, लेकिन ये भी तो सच है ना हरगोविंद अरोड़ा जी, ये भी तो सच है ना कि कर्नाटक में अगर साउथ के किसी राज्य में 2019 में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीती थी तो वो कर्नाटक ही था, जहां पर 28 में से 25 सीटें जीते। 28 में से 25 सीटें, तो भाई वहां पर हाँ, वहां दबदबा है तभी तो जीती। सहमत हूं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और उसमें जो भी प्रत्याशी रहे वो भाजपा के डीएनए के रहे, उससे लाभ संगठन को मिला। अब जो लोग आ रहे हैं वो किसी विचारधारा से इत्तेफाक रखकर नहीं आ रहे, वो उनकी मानसिकता केवल शासन करने की मानसिकता है, जो आज उन्हें कांग्रेस का मंच वो नहीं दे पा रहा। तो वो जनप्रतिनिधि उस चुनाव को धन बल से या किसी भी ढंग से मैनेज करके हाउस में पहुंचना चाहते हैं। और क्या वो कल को अपनी उतना आदर भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता की ओर रखेंगे? ठीक है। मिथुन भाई, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं आप ही के शब्दों को ले रहा हूं कि उन लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा और अपनी पार्टी का मंच छोटा लग रहा है, उसमें नेतृत्व और वो क्षमता नहीं दिख रही, तो वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के सुख के लिए आ रहे हैं, ना कि भाजपा के विस्तार के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार का अर्थ नहीं, लेकिन हरगोविंद जी भाई, ये तो दोनों तरफ हो रहा है ना। अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के वो कांग्रेस में चले गए, कई ऐसे राज्य हैं। हाँ, तो ये तो चुनाव के समय में ये दल बदल तो चलता रहता है ना भाई। हर नेता महत्वाकांक्षा, देखो हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उसके हिसाब से वो पाला बदलता है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से कांग्रेस में भी जा रहे हैं, तो ये तो दोनों तरफ है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये सिंगल वे है। मतलब इसके दूरगामी परिणाम तो भाजपा के संगठन को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। नहीं तो ये बात तो फिर कांग्रेस के लिए भी लागू होगी ना। वो बात अलग है कि कांग्रेस अभी ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी दिक्कत तो वहां भी होगी।
कांग्रेस आज शर्त विशर्त इसीलिए तो हो गई कि उसमें केवल शासन की सोच रखने वाले और राज करने वाली सोच के ही तो लोग अधिकतर रहे। ठीक है, अगर वो ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए, आशीष जी जवाब दीजिए। हाँ आशीष जी बहुत हंस भी रहे हैं। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। हंसी क्यों आ रही है आपको? मैं हंसी इसलिए हंस रहा हूँ अमित जी कि कांग्रेस न 3 में न 13 में नहीं, कांग्रेस इधर भी है, कांग्रेस उधर भी है। बच्चे से पूछेंगे ना कहाँ घूमने जाना है तो काशी मथुरा की बात होती है, आज अयोध्या की बात होती है। तो ऐसे हमारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है हरगोविंद जी जल्दी से आखिरी कमेंट, अब बिल्कुल समय नहीं बचा। हरगोविंद जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। हाँ अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नित्य पारिक जी, प्लीज आशीष जी सुनिए। हाँ बोलिए हरगोविंद जी, बोलिए आप। अभी आपने कांग्रेस के बंधु से टारगेट की बात की कि कांग्रेस टारगेट नहीं दे पाई। कांग्रेस खुद ही टारगेट है ना, तो वो टारगेट कैसे देगी? और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, आत्मनिर्भर की बात करने वाले इंपोर्ट किए हुए नेताओं को अगर अपनी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़वाएंगे तो क्या भाजपा रूपी गंगा दूषित नहीं हो जाएगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से मिथुन जी जल्दी से। हाँ एक आखिरी कमेंट आपका। ये कहना है कि हमारे पार्टी के बीच